पैसेंजर्स प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, हम अब टेक ऑफ करने वाले हैं। एक नॉर्मल सी अनाउंसमेंट, एक रूटीन फ्लाइट, लेकिन उस दिन किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आवाज एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। 329 लोग उस फ्लाइट में बैठे थे, अपने सपने लेकर, अपने परिवार से मिलने की खुशी लेकर। कुछ बच्चे जो इंडिया जा रहे थे हॉलिडेज के लिए, कुछ लोग काम के लिए। सबको लग रहा था ये एक नॉर्मल सफर है, लेकिन असल में उन सब की जिंदगी का लास्ट चैप्टर शुरू हो चुका था। ये कहानी है 23 जून 1985 की एयर इंडिया 182, जिसे कनिष्का के नाम से जाना जाता है। ये फ्लाइट कनाडा से उठी थी, टोरंटो से मॉन्ट्रियल, फिर लंदन हीथ्रो और आगे मुंबई जाना था। फ्लाइट में टोटल 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 268 कनेडियन सिटीजन्स थे और ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के थे। उनमें लगभग 84 बच्चे भी थे जो अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट आयरिश एयर स्पेस में एंटर करती है। एल्टीट्यूड लगभग 31,000 फीट, लंदन बस 45 मिनट दूर था और टाइम था लगभग 8:01 ब्रिटिश टाइम। और फिर बिना किसी वार्निंग के एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, इतना पावरफुल कि पूरा एयरक्राफ्ट हवा में ही एक फायर बॉल बन जाता है। कॉकपिट के पास रखा गया बॉम्ब ब्लास्ट होता है और प्लेन तुरंत टूटकर अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, सिर्फ इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन। कुछ लोग एक्सप्लोजन में ही मर गए, जो बचे वो हवा से गिरते हुए या पानी में डूबकर मर गए। समंदर के बीच में किसी की मदद के लिए कोई नहीं था। अटलांटिक ओशन उस दिन 329 लोगों का कब्रिस्तान बन गया। जब फ्लाइट रेडार से गायब होती है तो हीथ्रो कंट्रोल रूम में पैनिक फैल जाता है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स किए जाते हैं कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर एक ब्रिटिश कार्गो शिप के पायलट का मैसेज आता है कि समंदर में एयरक्राफ्ट के डेब्री दिख रहे हैं। उस मोमेंट पर सबको समझ आ जाता है कि एक बड़ा हादसा हो चुका है। रेस्क्यू टीम्स तुरंत भेजी जाती हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक सिर्फ लाशें मिलती हैं। 141 बॉडीज रिकवर होती हैं, जिनमें न्यूबॉर्न बेबीज तक शामिल थे। बाकी लोग समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे। इसका जवाब मिलता है वैंकूवर से शुरू हुई एक सस्पिशियस एक्टिविटी में। एक आदमी जिसका नाम मनजीत सिंह था, वो 22 जून को वैंकूवर एयरपोर्ट पर आता है टोरंटो की फ्लाइट के लिए, लेकिन उसकी टिकट कंफर्म नहीं होती। फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकता तो कम से कम उसका सूटकेस टोरंटो तक भेज दिया जाए और वहां से डायरेक्टली एयर इंडिया 182 में ट्रांसफर कर दिया जाए। एयरपोर्ट एजेंट जीनी एडम्स पहले मना करती है, क्योंकि वेटिंग टिकट पर डायरेक्ट बैगेज ट्रांसफर अलाउड नहीं होता, लेकिन मनजीत के प्रेशर और उसकी बिजनेस क्लास बुकिंग के चलते वो फाइनली मान जाती है और उसका सूटकेस चेक इन हो जाता है। यहीं सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स होती है। मनजीत सिंह खुद फ्लाइट में बोर्ड नहीं करता, लेकिन उसका सूटकेस वैंकूवर से टोरंटो पहुंच जाता है। जब टोरंटो में बैगेज एयर इंडिया 182 में ट्रांसफर हो रहा होता है, तब एक और कोइंसिडेंस होता है। एक्सरे मशीन सडनली खराब हो जाती है। बैगेज को हैंडहेल्ड स्कैनर से चेक किया जाता है। जब मनजीत के बैग के पास स्कैनर जाता है तो एक हल्की सी बीप आती है, लेकिन स्टाफ उसे इग्नोर कर देता है और बैग को प्लेन में लोड कर दिया जाता है। इसी बैग में बॉम्ब था जो बाद में 31,000 फीट पर एक्सप्लोड करता है। इसी दिन एक और सिमिलर इंसिडेंट होता है वैंकूवर से ही। एक आदमी एल सिंह के नाम से चेक इन करता है एक सूटकेस कनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट में जो टोक्यो जा रही होती है। उसने भी कनेक्टिंग टिकट ली होती है एयर इंडिया फ्लाइट 301 के लिए, लेकिन वो खुद फ्लाइट में बोर्ड नहीं करता। उसका सूटकेस टोक्यो पहुंच जाता है और वहां बैगेज हैंडलिंग एरिया में एक्सप्लोड हो जाता है। इस ब्लास्ट में 2 लोग मर जाते हैं, लेकिन क्योंकि बॉम्ब जल्दी फट गया इसलिए एयर इंडिया फ्लाइट 301 बच जाती है। ये जल्दी ब्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि बॉम्बर ने डे लाइट सेविंग टाइम का कैलकुलेशन गलत किया होता है। कनाडा और अमेरिका में क्लॉक्स एडजस्ट होती हैं, लेकिन जापान में नहीं। इस छोटी सी गलती ने एक और बड़े हादसे को होने से रोक दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और धीरे धीरे एक बड़ी साजिश सामने आती है। इस अटैक के पीछे था बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कनाडा में एक्टिव था और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। इसका लीडर था तलविंदर सिंह परमार, जो 1970 में कनाडा गया था और बाद में परमानेंट रेजिडेंट बन गया। उसने 1978 में बब्बर खालसा की शुरुआत की और उसका एम था एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान बनाना। परमार पहले भी वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा था और 1981 में पंजाब पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर केस में वांटेड था। इन्वेस्टिगेशन में और नाम सामने आते हैं, जैसे इंद्रजीत सिंह रियात, जिसे बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, हरदीप सिंह जोहाल, रिपुदामन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागरी। ये सब लोग कनेडियन एजेंसीज के रडार पर थे। परमार ओपनली लोगों को वार्न कर रहा था कि एयर इंडिया फ्लाइट सेफ नहीं है। गुरुद्वारों में स्लोगन्स लग रहे थे। रॉ ने भी कनेडियन अथॉरिटीज को अलर्ट दिया था कि प्लेन पर अटैक हो सकता है।
फोन टैप्स में सस्पिशियस कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हुई, जिसमें स्टोरी लिख दी गई है जैसे कोड वर्ड्स यूज किए गए। लेकिन इतनी वार्निंग्स के बावजूद कनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि बॉम्ब सूटकेस में फिट किया गया था और कॉकपिट के पास रखा गया था ताकि मैक्सिमम डैमेज हो। ब्लैक बॉक्स भी लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था। जो लोग कॉकपिट के पास बैठे थे वो तुरंत मर गए और जो पीछे थे वो समंदर में गिरकर मर गए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी करवाई जिसमें कंफर्म हुआ कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। परमार को मास्टरमाइंड माना गया। आरसीएमपी और कनेडियन इंटेलिजेंस ने परमार और रियाद के घर पर रेड्स किए और उन्हें अरेस्ट भी किया, लेकिन एविडेंस की कमी के चलते उन्हें रिलीज कर दिया गया। बाद में इंदरजीत सिंह रियाद को नरीता एयरपोर्ट ब्लास्ट के लिए गिल्टी पाया गया और उसे सजा हुई। फिर 2003 में एयर इंडिया बॉम्बिंग केस में भी उसे गिल्टी माना गया और एडिशनल पनिशमेंट दी गई। लेकिन बाकी अक्यूज्ड या तो अक्विट हो गए या उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया। 2006 में कनेडियन गवर्नमेंट ने एक पब्लिक इंक्वायरी शुरू की जिसे रिटायर्ड जज जॉन सी मेजर ने लीड किया। 2010 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने क्लियर कहा कि ये सिर्फ टेररिस्ट्स की नहीं बल्कि कनेडियन गवर्नमेंट, आरसीएमपी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी फेलियर थी। उन्होंने ये भी कहा कि विक्टिम्स के फैमिलीज के साथ सही तरीके से डील नहीं किया गया और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इसी साल कनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपॉलॉजी भी दी। तलविंदर सिंह परमार बाद में कनाडा छोड़कर पाकिस्तान और फिर इंडिया आया, जहां पर वो 1992 में पुलिस एनकाउंटर में मर गया। कुछ एक्सट्रीमिस्ट थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो डबल एजेंट था, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने उसे ही मास्टरमाइंड माना। आज भी एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग को कनाडा का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है और एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेजेडीज में से एक है। लेकिन इतने सालों बाद भी इस केस में पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल पाया। 329 लोगों की मौत का सच सामने आने के बावजूद भी सिस्टम की फेलियर्स और लूप होल्स ने कई लोगों को बचने का मौका दे दिया। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी जिंदा है, अगर वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता, अगर एक बीप को इग्नोर ना किया जाता, अगर एक सूटकेस को रूल तोड़कर अलाउ ना किया जाता, तो क्या 329 लोग आज जिंदा होते, या फिर ये एक ऐसी कहानी थी जो शुरू होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी।